in the last class? Compensation. Okay. This chart you drew in the last class? Yes, ma'am. Yes. We'll start with deciding. देखिए, आप payroll management पढ़ रहे हैं. This will probably be the most interesting part of payroll management and most important. Okay. So this compensation, various components of compensation is going to be the most important as well as most interesting part of payroll management. What is payroll management? Processing of salary. इसीलिए to understand the proper processing of salary, you must understand the components of salary. Okay. This part you wrote in your compensation definition that base pay, that there are various financial and non-financial parts of compensation. Both of them are included in compensation management. Let's start with the first component, base pay. Base pay is the financial part. Right now, base pay is going to be the financial part of compensation. Base pay का क्या मतलब होता है? This is the fixed. You say. You were saying something? This is the fixed part of salary. Okay. This is generally the fixed part of salary for a particular level. Okay. How many of you know what is CTC? कितने को पता है? सुना होगा नाम लेकिन? No? कभी ऑफर लेटर देखा है किसी कंपनी का? नहीं. ओके. आपके ऑफर लेटर पे ये लिखा होगा. अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी लिखा रहता है, बट प्राइवेट में इट इज, गवर्नमेंट में आपको स्केल दिया जाता है. जब भी आप देखिएगा, अभी के बाद से ध्यान दीजिएगा, जब भी रिक्रूटमेंट आता है या कोई पुराना निकाल करके देखिए, रिक्रूटमेंट फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी, जो वो लोग एमबीए वगैरह को लेते हैं, उनको मैनेजमेंट ट्रेनी के पोस्ट पे लेते हैं, उसका स्केल पे 50,000 से लेके 1,60,000 तक का होता है, which is the they take it in E2 cadre mostly, मतलब जूनियर मोस्ट से एक ऊपर. ठीक है. ये लेने का मतलब क्या हुआ कि इस कैडर में आपको लिया जाएगा. आपकी बेसिक सैलरी रहेगी 50,000 ट्रेनिंग पीरियड में. एक साल आपके ट्रेनिंग के बाद ये बेसिक हो जाएगी 60,000. बाकी जितना अलाउंस जोड़ा जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट विच इज द वेरिएबल पार्ट एंड मॉनेटरी पार्ट. ठीक है, इसको ध्यान से समझिए, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है. No, I said this is variable part. No, I just said this is monetary part and variable part. वो सब आपके बेसिक के ऊपर जोड़ा जाता है. This much part of your basic salary will be your allowance. Okay. गवर्नमेंट ये जो बेसिक पार्ट है, जैसे अभी कोविड के कारण सैलरी डिडक्शन हुआ था, सैलरी कट हुआ लगभग सबका, लगभग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का भी पर्क्स जो था वो कम कर दिया गया, ये रिड्यूस कर दिया गया, या उस स्लॉट के लिए दिया ही नहीं गया क्योंकि कोविड में इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से नहीं दिया गया. बट दिस पार्ट वाज नॉट टच्ड. ठीक है, दिस पार्ट वाज नॉट टच्ड. वन मोर कंपोनेंट इसके साथ आता है, बताते हैं. तो दिस बेस पे इज जनरली द फिक्स्ड पार्ट ऑफ योर सैलरी. आपका बाकी का जो बेनिफिट्स, जो अलाउंस जोड़ा जाता है, वो इस सैलरी, इस बेसिक पे पे जोड़ा जाता है. यानी आप एक कैडर में 50,000 पे एज अ ट्रेनिंग ज्वाइन करेंगे, आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट यू आर प्रमोटेड टू अ लेवल ऑफ 60,000.
सारा अलाउंस अब उस पे जोड़ा जाएगा तो बढ़ेगा ना, तो सैलरी ऐसे बढ़ती है, ठीक है। फिर आपका प्रमोशन होगा, या फिर अगर नहीं भी प्रमोशन होता है, इट इज इफ इट इज टाइम बाउंड, देन नेक्स्ट ईयर योर बेसिक सैलरी विल चेंज, बेसिक सैलरी आपकी बदल जाएगी। फिर सारा कैलकुलेशन उस बेसिक पे। अब आपको समझ में आ रहा है कि पेरोल मैनेजमेंट इज नॉट दैट सिंपल, हर साल चेंज होता है। और ये जो पेरोल का कैलकुलेशन कर आपके लिए साल चेंज हो रहा है, बट फॉर द वन हु इज इन्वॉल्व्ड इन पेरोल कैलकुलेशन, उसके तो रोज का काम है ये, है ना काम। जैसे आप फर्स्ट ईयर से सेकंड से गए, सेकंड से थर्ड में जाएंगे, एंड देन यू विल बी अ पास्ड आउट बैच, बट वी विल बी टीचिंग दिस डिफरेंट पीपल इन द सेम बैच years after years। सेकंड में आप आज हैं, कल फर्स्ट वाला आ जाएगा, फिर न्यू एडमिशन वाले आ जाएंगे, तो आई एम स्टैटिक नो। So this is why payroll management or payroll compensation, sorry, payroll calculation in an organization is a cumbersome task, ठीक है। ये गवर्नमेंट सेक्टर का बताया मैंने आपको, जिसमें लेवल फिक्स्ड होता है। सीटीसी का क्या मतलब होता है? हाँ बोलो, कोई बोल रहा था? वेरी गुड। कॉस्ट टू कंपनी, इसका मतलब अगर आपके ऑफर लेटर में लिखा है 4.0 लाख पर एनम, अगर आपके ऑफर लेटर में ये लिखा है 4 लाख पर एनम, का मतलब होता है कि आपको कंपनी को हायर करने में, अगर वो आपको रिक्रूट कर रही है, उसको 4 लाख रुपए एक साल में खर्च हो रहा है, ठीक है। 4 लाख रुपए एक साल में कंपनी आपके ऊपर खर्च कर रही है, और यही फिर चेंज होता रहता है। Generally, this base pay is generally, if you just generalize it, you make it an average, this is 50% of your CTC। अच्छी कंपनी 50% देती है, जो बहुत जिनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होती है, they pay you lesser also, 40% मान के चलो। 40% ऑफ CTC तुम्हारा बेसिक सैलरी होगा, उस बेसिक पे बाकी अलाउंस कैलकुलेट होगा। जैसे अभी बताओ, जैसे 4 लाख पर एनम सैलरी है, 12 से डिवाइड करो, पर मंथ की सैलरी कितनी आएगी? 33,000 आएगी। अब इस 33,000 का 40% निकालो, 13,200 के लगभग आई कितनी सैलरी? 14,200। ये 13,200 आपकी बेसिक होगी। समझ में आया कि कैसे होता है? जनरली आई सेड इट इज नॉट अ रिटन रूल, कंपनीज अपनी पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से बेसिक रखती है। जनरली क्या होता है ना, बेसिक जो सीटीसी में बेसिक को थोड़ा कम इसलिए रखती है कंपनी, ताकि अगर टाइम के हिसाब से उनको कुछ डिडक्शंस करना हो तो उसको बेसिक टच ना करना पड़े। बहुत ज्यादा बेसिक नहीं दे जाएगी तो फिर काटने के लिए कुछ ज्यादा बचेगा नहीं, इसलिए द कंपनीज दे प्रेफर a basic of 40 to 50% of CTC as base salary। समझ में आ रही है बात? You're looking confused. Is it clear? No, don't say okay if you don't understand. If there is any doubt, you ask me. I'll not say you anything if you ask me 10 times. Next, base pay के साथ हम पढ़ेंगे एक और चीज, डियरनेस अलाउंस। क्या होता है डियरनेस अलाउंस? गेस करो, बताओ, सुना होगा लेकिन नाम न्यूज़पेपर्स में। महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस। हाँ, डियरनेस अलाउंस क्या होता है? ये ट्रैवल अलाउंस। महंगाई भत्ता सुना है? महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता सुने हो? सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ा दिया, दैट इज ये मतलब दिस इज एन अकोमोडेशन। ये तो कहते हैं डियरनेस अलाउंस। ये गवर्नमेंट चेंज करती है, इसकी अथॉरिटी सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। ये पब्लिक सेक्टर, आपको उन दोनों का जो डिफरेंस मेन है वो हम बता देंगे एक मिनट।
dearness allowance. The concept of dearness allowance as a component of salary was introduced after the Second World War. You listen to me in this class. I'll give you short notes on everything in the next class. This component of salary was given. This concept was given after the World War II. ये इंडिया में और आई थिंक बांग्लादेश में अभी भी सैलरी में डीए का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन होता है. सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर सैलरी. डीए इज गिवन टू employees of government sector, central government, government sector, central state, doesn't matter, and the sectors, the PSUs, public sector unit, which is under government, which is controlled by government. Okay, and to the pensioners of government, जो लोग रिटायर कर गए हैं, जैसे जिनके आपके घर के भी लोग होंगे, तो they also get DA. The pension also get. इसमें बहुत सारी चीजें आपको मतलब DA का बहुत सारा चीज होता है. You don't need to go into that much details कि जो लोग DA हैं, जैसे रिटायर्ड जो लोग हैं, उनको DA में मिलता है. DA के हिसाब से उनकी सैलरी कैलकुलेट होती है. Till they are unemployed, if they leave India, they'll still get DA. If they leave India and they join some employment, then they are not eligible for DA. The pensioners. Okay. So come back to this. Salary का component जानिए. Dearness allowance. Dearness allowance में this is an adjustment of cost of living allowance for the employees of government sector. मतलब इकोनॉमी में महंगाई बढ़, DA is flexible. वो बढ़ा और घटा सकती है government. But since practically the inflation never goes down, so it is always increased. It is revised twice a year, in January, yes, and in July. Go to the last data of July, you will find that the DA of government employees was increased from 17% to 28%. Okay, 17% to 28%. This is a cost of living adjustment which is done in your salary. It's an allowance, dearness allowance, but this is cost of living. Economy में जो inflation. Where were you? 20 minutes for the class to end. Dearness allowance. Okay. This is a cost of living adjustment allowance, which is incorporated as a component in the salary of government sector employees and pensioners. You'll always mention pensioners when you say DA. Understood? This is revised twice a year. Where were you on? Okay. This is revised twice a year in January and July. Okay, in January and July. और इसकी कैलकुलेशन होती है. This you just need to know for information sake. I'm telling you. इसकी कैलकुलेशन बहुत recently, I guess in 1996 it was changed. Before that, I'm not sure about the figure, but I think this is 96. Before that, DA was calculated on wholesale price index in India, WPI. Wholesale price index. Just understand. Now this is calculated on CPI. After that, is CPI, the Consumer Price Index. ये आपको पढ़ना होगा थर्ड ईयर में, I think. पढ़ना है? Consumer Price Index. इसमें हम बेस ईयर 2001 को मानते हैं. 2000 DA का जब कैलकुलेशन करते हैं तो 2001 जो साल था इसको हम बेस ईयर मानते हैं. And what? And we give 100 points to this. और फिर इसका कैलकुलेशन होता है. You don't need to dig into calculation. I'm just telling you, making very what up face. No, not like that. You just need to understand. If you retain, good. If you don't, that is also good. I'll give you short notes that will probably not contain this also. So
2001 को जब गवर्नमेंट डीए कैलकुलेट करती है, 2001 को वो बेस ईयर मानती है और इसको 100 पॉइंट्स दिया जाता है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से डीए कैलकुलेट होता है, माने इकोनॉमी में कितनी महंगाई है। समझ में आया? इन अमाउंट ऑफ, मतलब व्हाट इज द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, उसके हिसाब से एडजस्टमेंट दिया जाता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कि वो कोप अप कर सके। ठीक है, यू अंडरस्टूड दिस कंपोनेंट ऑफ सैलरी। बेस पे जब आपको सीटीसी भी बता दिए हम, दैट इज कॉस्ट टू कंपनी। अगर लिखा आया है कि 4 लाख आपका कॉस्ट टू कंपनी है, विच यू विल रीड इन ऑफर लेटर, आपके ऑफर लेटर में वो लिखा आएगा कि आप सीटीसी क्या दे रही है आपको कंपनी। कई बार बहुत गड़बड़ कर देती है कंपनी, अब सीटीसी में वो वैसी चीजों को भी इंक्लूड कर देती है जो नहीं किया जाता है, उसको डाल करके वो सीटीसी बढ़ा देती है पे पैकेज को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। जैसे कि ग्रेच्युटी, द एम्प्लॉयर इज, इट्स नॉट अ कंट्रीब्यूटरी फंड, only the employer is supposed to pay you when you render 5 years of continuous service in an organization. Okay, only then employer will only give you money, it's not deducted from your salary or anything like that. इसीलिए वो क्या करती है, आपको पहले क्लास में हम चार्ट बताए थे ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी का, देखिए I'll make you write only the most important thing. See, I made you write, follow, gross pay, basic plus allowance, net pay, gross pay minus deductions plus IT declaration. जब कब देखिए सीटीसी को बहुत अच्छा प्रैक्टिस नहीं माना, सीटीसी को बहुत अच्छा प्रैक्टिस नहीं माना जाता है। अभी की कंपनी, सोसाइटी कंपनीज वगैरह अपने पे पैकेज को बहुत अट्रैक्टिव बनाने के लिए सीटीसी ना बढ़ा देती है, ये सब बेनिफिट्स डाल के, कई बार इंश्योरेंस डाल करके, कई बार ग्रेच्युटी भी डाल करके। वो ग्रेच्युटी आपके नेट पे से डिडक्ट नहीं होता है, वो आपके ग्रॉस पे से भी डिडक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो डिडक्शन है ही नहीं, वो तो आपको एम्प्लॉयर से मिलता है, राइट? लेकिन वो डाल देती है कि इतना उसको खर्च हो रहा है। तो जनरली क्या होता है कि 4.81% ऑफ योर बेसिक is the gratuity which is payable to you. अब आपको बेसिक पे का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है, जो आपको बेसिक दिया जा रहा है, आपका सारा कैलकुलेशन इसी पे होगा। ठीक है, जनरली क्या होता है कि 4.81% अगर कंपनी ग्रेच्युटी शो करती है आपके सैलरी स्लिप में, आपके ब्रेकिंग ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी में, तो उसमें जनरली देखिएगा कि वो 4.5% से ऊपर 4.8% के लगभग होता है ग्रेच्युटी। तो ये अच्छा प्रैक्टिस नहीं माना जाता है, पर ऐसा कंपनीज करती है। Do you understood this? Base pay and DA with it. Okay. Next we will shift to allowance. इसमें क्या लिखा आपने? Monetary part. This is fixed and monetary. This is variable and monetary. This is variable and monetary. Allowance जो होता है वो वेरिएबल पार्ट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सैलरी स्ट्रक्चर का। 4-5 तरीके के अलाउंस बताइए आप जो भी जानते हैं। ओके, गुड, बोलो 10 यहाँ लिखते हैं, समझ में आ जाएगा? इरेज करते हैं।
फिक्स, वेरिएबल एंड मॉनेटरी। ठीक है, बोलो कितने टाइप का अलाउंस जानते हो? हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल। ओवरटाइम इज नॉट अलाउंस, नहीं, इट्स नॉट अलाउंस। वो आपका कैलकुलेशन होता है, कभी भी आपको कंपनी ये लिख के नहीं देगी कि हम आपको ओवरटाइम कराएंगे, वो अंदर जाने के बाद से स्टार्ट होता है। दे विल नॉट गिव यू इन एन ऑफर लेटर कि आप ओवरटाइम करेंगे। हाँ, आपको पता है नो नो, आई फिक्स्ड इट। मेडिकल, हॉलीडे के बाद ट्रैवल में आ गया, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल आएगा, एजुकेशन अलाउंस हाँ मिलता है, लीव ट्रैवल अलाउंस जो तुमने बोला, क्या होगा? लीव ट्रैवल अलाउंस, लीव ट्रैवल हाँ, ये अलग होता है ट्रैवल। लीव ट्रैवल अलाउंस देखो किस लिए होता है, ट्रैवल अलाउंस ये क्या होता है ना, लीव ट्रैवल अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस थोड़ा सा अलग होता है। एचआर में हर वर्ड बहुत बारीकी से समझो, ठीक है, डिफरेंस होता है। जैसे पिछले क्लास में तुम लोग को जॉब इवैल्यूएशन बताए हम, बताए थे, तो किसी और क्लास में पढ़ा रहे थे शायद, तो वहां पर कोई बोला कि हाँ मैम वही ना जॉब एनालिसिस, ठीक है। जॉब वर्ड है तो दोनों सेम थोड़ी हो गया, जॉब वर्ड से कम 6 वर्ड्स हैं एचआर में, यू नीड टू नो द डिफरेंस। तो इसीलिए लीव ट्रैवल अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस में क्या डिफरेंस होता है? लीव ट्रैवल अलाउंस इज जनरली एन अकोमोडेशन इन योर सैलरी फॉर योर डोमेस्टिक ट्रैवल्स, मतलब होम ट्रैवल। होम ट्रैवल जनरली साल में एक बार घर जाने के लिए जो ट्रैवल अलाउंस मिलता है ना, हाँ घर के लिए, उसको कहते हैं एलटीए। लेकिन ट्रैवल अलाउंस वगैरह आपको कंपनी कभी भी किसी काम से बाहर भेज रही है, वो ट्रैवल अलाउंस हुआ। आपको कंपनी किसी काम के लिए बाहर भेज रही है तो आपका होटल में अकोमोडेशन है, होटल का बिल, वहाँ के खाने का बिल, आपका कन्वेंस का सारा टिकट्स, ये सारी चीजें कंपनी बेयर करती है, तो वो सब अलग होता है। हाँ, बोलो ट्रेनिंग में भी आता है। What were you asking? ट्रेनिंग में पूरी की पूरी सैलरी दी जाती है, मतलब अगर आप सैलरी कट की जाती है, माने जैसे हम बताए ना 50,000 से आपका बेसिक स्टार्ट होगा, तब तक आप सैलरी ट्रेनिंग पीरियड में है। वंस यू कंप्लीट योर ट्रेनिंग पीरियड, योर बेसिक विल इंक्रीज, यू विल बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट लेवल। तो वैसा है, कई सारी ट्रेनिंग ऑन द जॉब भी होती है, ये मालूम है? ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होती है ना? जैसे जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग भी होती है, वंस द कंपनी हैज हायर्ड यू इट विल पे फॉर यू, है कि नहीं? उसने आपको हायर कर लिया है आप काम करने के लिए, द कंपनी विल एनीवे पे फॉर यू। कम पे करती है, ट्रेनिंग पीरियड में थोड़ा कम होती है और फिर आपकी रेगुलर हो जाती है। लेकिन जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है उसमें वो हाँ उसमें पेमेंट होती है, ठीक है। आप इसकी बात करते हैं जब आप रिक्रूटमेंट के लिए जाएंगे, कोई गवर्नमेंट की बॉडी अगर आपको बुलाती है, जैसे जैसे कि कोल इंडिया वगैरह है, ये लोग हैं, बार्क है, ये सब जब आपको इंटरव्यू के लिए सिर्फ बुलाती है ना, तो आपको टीए देती है, रिम्बर्स करवाती है आपके आने जाने का जो टिकट है, आप अपना नाम और सब डाल के, some give it to everyone, some give it to special categories. नहीं, वो तो प्रोसेस होने में टाइम लगता है, 10 दिन 11 दिन जो है, लेकिन उतना अमाउंट आपके अकाउंट नंबर जो आपने दिया है उस अकाउंट नंबर में आ जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। कुछ लोग एक स्टैंडर्ड रूल बनाते हैं, जैसे नेवेली वगैरह है, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, ये सब का हेड ऑफिस तमिलनाडु है। गेल का, तो गेल का तो थोड़ा रीजनल भी हेडक्वार्टर्स में दे सकता है ना, तो नेवेली लिग्नाइट से तमिलनाडु ही बुलाती है, तो वहां जब बुलाएगी तो एनीवे लोग बहुत दूर दूर से आ सकते हैं, तो कंपनी भी सोचती है अपना वो स्लीपर क्लास का रिम्बर्समेंट देती है, आपका फेयर जितना भी हो,
आप बताएंगे कि आप कोलकाता से आए हैं, कोलकाता टू चेन्नई का टू एंड फ्रो का स्लीपर क्लास का या थर्ड एसी का वो डिस्टेंस कैलकुलेट करेगी और उस हिसाब से उतना टिकट का पैसा वो आपको अकाउंट में भेज देती है। दिखाना होता है, फर्निश करना होता है। नहीं, वो दैट कंपनी विल मेक श्योर दैट एनी काइंड ऑफ फ्रॉड डजंट गेट इन। यही होता था एलटीसी में पहले। एलटीसी में ये होता था कि जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको एलटीसी सुना है, लीव ट्रैवल कंसेशन, ये एक फैसिलिटी है जो जैसे एयरपोर्ट वगैरह में देते थे ना, ये लोग 1-1 लाख का टिकट करा लेते थे। अभी मतलब गवर्नमेंट का है तो करवा लो, वो वाली बात है। फिर गवर्नमेंट को खर्च बहुत आने लगा। और क्या होता था कि एलटीसी जैसे करवा लिया, ले लिया, तो पहले गवर्नमेंट लमसम अमाउंट दे देती थी कि ठीक है आपको, आपका सैंक्शन हो गया है तो आप ये अमाउंट ले लीजिए एंड यू गो। 15 दिन की छुट्टी लेके घर चले जाते थे और ड्यूटी से भी निकल गए और पैसा भी मिल गया। तो बहुत सारा मिडिल क्लास आदमी जो जिसको लगता था कि इस पैसे से हम कुछ रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं, घूमना उसको एक लग्जरी लगती है, लग्जरी इज नॉट इम्पोर्टेंट ना, तो वो हाँ बस, तो दिस होल्ड्स ट्रू फॉर मिडिल क्लास मोस्ट ऑफन, वो ले लेते थे। फिर गवर्नमेंट ने उसको धीरे धीरे मॉडिफाई किया। अब क्या हो गया है कि सारा आपका टिकट जो होता है वो आपको फर्निश करना होता है, टिकट, होटल का, खाने का, टैक्सी का, अगर आप कोई वहाँ पे पब्लिक कन्वेंस लेते हैं, जिस जिस चीज के लिए आप एंटाइटल्ड हो, और फेयर हाँ आप ले सकते हैं, जैसे फ्लाइट का या ट्रेन का, जिसके लिए भी आपका एंटाइटलमेंट हो वो आप ले सकते हैं। वो फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है। ठीक है, ये अलाउंस वाला पार्ट थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी सिर्फ एचआरए बताते हैं, बाकी अलाउंस नेक्स्ट क्लास में। अलाउंस थोड़ा सा डील करके अच्छे से पढ़ो। एचआरए क्या होता है? हाउस रेंट अलाउंस। गवर्नमेंट इसलिए आपको एचआरए देती है या फिर सैलरी में एचआरए का कॉन्सेप्ट इसीलिए है ताकि आप हाउसिंग अकोमोडेशन के लिए एडजस्टमेंट कर सकें। तो जैसे कुछ कंपनीज हैं जिनके अपने क्वार्टर्स होते हैं तो उनको अलग से एचआरए नहीं दिया जाता है, उनको क्वार्टर ही दे दिया जाता है अकोमोडेट करने के। और जिनको क्वार्टर्स नहीं मिल पाता है, उनको एचआरए दिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द सिटी इन विच द पर्सन इज वर्किंग। एचआरए के लिए सिटीज को कैलकुलेशन में 3 पार्ट्स में डाला गया है, एक्स वाई जेड, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज। X cities, X type cities, Y type cities and Z type cities depending upon population। ठीक है, 5 लाख से 5 लाख से कम का पॉपुलेशन जो है वो एक कैटेगरी में आएगा, 5 लाख से 50 लाख का पॉपुलेशन जो है वो दूसरी कैटेगरी में आएगा, और उससे ऊपर का जो है वो अलग। इसको हम पूरा डील करेंगे, तो टाइम नहीं है इसलिए बस समझ लो उसका ब्रीफिंग, इस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड, क्योंकि हाउसिंग हर जगह सेम प्राइस पे तो आती नहीं आती है। मुंबई में जो घर आप 25,000 में शायद ना मिले, वो आपको यहाँ पे 12,000 में मिल जाएगा पटना में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग पटना की कम है मुंबई के कंपैरिजन में। तो सिटीज को और पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। ठीक है, और एक अलाउंस में बहुत इंपॉर्टेंट अलाउंस आता है सीसीए, बताएंगे अगले क्लास में, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। Thank you class. Wait. Okay, ma'am. बोलो। 8 8